जय हिंद साथियों। देखिए भाई, उत्तर प्रदेश पीईटी एग्जाम के लिए हम लोग सब्जेक्ट वाइज थ्योरी और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चला रहे थे। जिस सीरीज में देखा जाए तो आपका हिस्ट्री हो गया और ज्योग्राफी हो गया, पूरा बढ़िया से थ्योरी और उसका क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया गया है। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हमारा क्या होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था होगा, इंडियन इकोनॉमी होगा। आज के सेशन में हम लोग इंडियन इकोनॉमी की थ्योरी की बात करेंगे, ठीक है, जो कि पीईटी की सिलेबस के अनुसार होगा। जस्ट इसके बाद जो आपकी वीडियो आएगी भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रैक्टिस सेट होगा। देखना फ्रेंड्स, जो थ्योरी में जो टॉपिक छूट जाएगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो डोंट वरी, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो भाई हमारा जो सब्जेक्ट है आज का वो क्या है, पीईटी के लिए अर्थव्यवस्था। क्या है? अर्थव्यवस्था है। तो इसके आज हम लोग थ्योरी की बात करते हैं। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते, ध्यान देना। अगर भाई बात करोगे, किसकी बात करोगे, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या होता है, ठीक है, अंतर। तो भाई अगर बात किया जाए तो ना, तो अर्थशास्त्र एक होता है, क्या होता है, अर्थ है शास्त्र होता है। ठीक है, क्या होता है, अर्थ है शास्त्र होता है। तो भाई अर्थ का मतलब क्या होता है, धन होता है, और शास्त्र का मतलब क्या होता है, पुस्तक, यानी कि धन का पुस्तक। और जरा देखना, अर्थशास्त्र जो आपका होता है, एक आपका क्या होता है, पुस्तक होता है। ठीक है, क्या होता है, थ्योरी होता है। और अर्थव्यवस्था क्या है, उसी का प्रैक्टिकल फॉर्म है। ठीक है, तो अगर बात करें तो भाई ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे माइक्रो इकोनॉमी होता है, माइक्रो इकोनॉमी होता है। माइक्रो इकोनॉमी जैसे आप किसी परिवार की अर्थव्यवस्था देखें, ठीक है, या छोटे से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था देखें, तो माइक्रो इकोनॉमी। जो वही इकोनॉमी एक बड़े स्तर पे देखते हो तो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए, तो याद रखिएगा इसमें अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी ने जो पुस्तक लिखा था, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और याद रखिएगा इतिहास में भी आपको मिलेगा अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक। वो किसने लिखा, चाणक्य, उन्हीं का नाम है विष्णुगुप्त, उन्हीं का नाम है कौटिल्य। परंतु वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है, वो राजनीति से रिलेटेड है। ठीक है, तो याद रखना, चाणक्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति से रिलेटेड है, जबकि ये दूसरा है जो कि धन से रिलेटेड है। चलिए, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देरी की। हम लोग ध्यान देना, अगर हम लोग बात करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 1947 से 1991 तक। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें कुछ जानते रहना, जैसे माइक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी। ठीक है, चलिए, तो देखना, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिसमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों की भूमिका पाई जाती है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि सार्वजनिक है, यानी कि सरकारी और प्राइवेटाइजेशन दोनों का मिक्सचर पाया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था विनिमय दर यानी कि एक्सचेंज रेट के आधार पर विश्व की छठवीं बड़ी तथा क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर विनिमय दर के आधार पे बात किया जाए, एक्सचेंज रेट के आधार पे, तो विश्व में छठवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जबकि अगर हम लोग ट्रिपल पी यानी कि आपका क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार देखा जाए, तो विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर हम लोग आगे बात करते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित उदाहरण है, जैसे प्रति व्यक्ति आय का निम्न होना, अधिकांश जनसंख्या का अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब कृषि और कृषि से रिलेटेड काम, अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या का बढ़ता दबाव, इसके अलावा बेरोजगारी की समस्या, पर्याप्त पूंजी का अभाव, दोषपूर्ण संपत्ति वितरण और तकनीकी का पिछड़ापन। ठीक है, ये सभी क्या हैं, इनमें आ जाते हैं, अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन में कहीं ना कहीं कारण है। अगर हम लोग बात करें विश्व विकास रिपोर्ट, ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 के अनुसार, न्यून आय अर्थव्यवस्था वे हैं जिनकी प्रति व्यक्ति सकल उत्पाद में 1045 यानी कि $1045 या इससे कम थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ सेक्टर की बात कर लेते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने सेक्टर हैं, अर्थव्यवस्था के सेक्टर की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी। जैसे देखना, प्राथमिक क्षेत्र, तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सबसे पहला कौन सा है, प्राथमिक क्षेत्र। अगर इसमें बात करोगे प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, तो भाई याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है
कृषि हो गया, वानिकी हो गया, मत्स्य पालन हो गया और खनन हो गया। ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत इनको रखा जाता है। अगर आप द्वितीयक क्षेत्र की बात करोगे तो निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति किस में आता है? सेकेंडरी फील्ड में। अगर तीसरे में बात करें तो परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, व्यापार, भंडारण, ये सभी किस में आते हैं? तो टर्शियरी फील्ड में आते हैं, तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कृषि से संबंधित प्रक्रिया और कृषि किस क्षेत्र के अर्थव्यवस्था में आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। ध्यान देना, विश्व के प्रमुख संकेतक, विश्व के प्रमुख है संकेतक की बात कर लेते हैं। जैसे देखना, मानव विकास सूचकांक पहला है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्रतिपादित किया था। किसको? HDI को, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक की रचना 3 सूचकों के आधार पर होती है। पहला जीवन प्रत्याशा के आधार पे, दूसरा शिक्षा के आधार पे होता है और तीसरा जीवन निर्वाह का स्तर, जिसमें क्रय शक्ति समायोजित प्रति व्यक्ति आय व्यक्त करते हैं। ठीक है, और याद रखना 2015 की मानव विकास रिपोर्ट में 188 देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा था? 130वां स्थान था। कौन सा था? 130वां स्थान था। तो पहला वाला ध्यान देना, पहला वाला आपका संकेत क्या था? HDI था। क्या था? HDI। याद रखना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। दूसरे वाले की अगर आप बात करोगे, किसकी बात करोगे? दूसरे वाले की, तो दूसरा आपका राष्ट्रीय आय। अगर राष्ट्रीय आय की बात करोगे तो किसी वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो अंतिम तौर पे, यानी कि जो प्रोडक्ट को बनाता है, सेल करता, वो नहीं, जो अंतिम उसका उपभोक्ता होगा, और सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसमें विदेशों में अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होता है। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। कितना? 20 रुपया प्रति व्यक्ति। ठीक है, तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय आय की गणना भारत में सर्वप्रथम किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने किया। इन्हीं की पुस्तक है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इन्हीं की पुस्तक है, याद रखिएगा। चलिए, किसका है? दादा भाई नौरोजी का। और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी कि भारत का वयोवृद्धि व्यक्ति भी इन्हें ही कहा जाता है। आगे देखना, वर्तमान में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय आय की गणना करता है। तो याद रखना, ये पिछली बार पूछा गया था PET के एग्जाम में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके आधार पर किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो CSO के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की माप का आधार वर्ष 2011-12, जनवरी 2015 से स्वीकार है। इससे पहले राष्ट्रीय आय का माप आधार वर्ष दूसरा था। ठीक है, क्या था? माप आधार वर्ष क्या था? याद रखना, 2004-05 था। क्या था? 2004-05 था। ठीक है, और भाई अब क्या है? तो 2011-12 है। चलिए आगे कुछ पॉइंट की बात कर लेते हैं। जैसे देखना, तो आगे देखना, जैसे 4-5 की बात कर लिया, तो सबसे पहले 4-5 के आधार पे किया जाता, अभी 11-12। अगला क्या? सकल घरेलू उत्पाद, इसको बोलते हैं शॉर्टकट में GDP बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? शॉर्टकट में इसको बोलते हैं GDP। ठीक है, क्या बोलते हैं? GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक आय के योग को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको शॉर्टकट में GDP कहते हैं, 2014-15 से विकास को स्थिर बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद पर मापा जाता है। ठीक है, तो GDP को भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं,
तो भाई अगला क्या टर्न है, तो सकल मूल्य योजित, ठीक है, सकल मूल्य योजित। तो सकल मूल्य योजित जिसको ग्रॉस वैल्यू एडेड कहा जाता है, जीवीए माप को सकल घरेलू उत्पाद भी सब्सिडी में प्रत्यक्ष बिक्री कर को घटाकर प्रस्तुत किया जाता है। अगला है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। किसी देश के नागरिक द्वारा एक निश्चित समयावधि में सामान्यतः एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी कहते हैं। आगे देखना हमारा कौन सा, निविल घरेलू उत्पाद, ठीक है, निविल घरेलू उत्पाद। जब सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आए कमी को यानी कि डिप्रेसिएशन जो होता है अगर उसको घटा दिया जाए तो इसे निविल घरेलू उत्पाद कहते हैं, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि एनडीपी। तो भाई नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपीसी को निविल घरेलू उत्पाद कहते हैं। बराबर क्या होगा, जीडीपी में से क्या घटा दो, तो भाई डिप्रेसिएशन घटा दो, ठीक है। जीडीपी में से क्या घटाना है, तो याद रखना जीडीपी में से हमको घटाना है डिप्रेसिएशन यानी कि मूल्य ह्रास को घटा देना है। अगला जो टर्न है देखना, भारत में आर्थिक नियोजन, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान देना। भारत में आर्थिक नियोजन की चर्चा सर्वप्रथम, ध्यान देना, सर्वप्रथम सर एम एन विश्वेश्वरैया ने किया, ठीक है। एम एन विश्वेश्वरैया ने 1936 में प्रकाशित पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ठीक है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में किया था। तो भाई प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसकी पुस्तक है, तो आप कहोगे सर एम एन विश्वेश्वरैया का। और भारत में आर्थिक नियोजन की सर्वप्रथम चर्चा किसने किया, तो एम एन विश्वेश्वरैया ने किया 1936 में। बॉम्बे प्लान नामक 15 वर्षीय एक योजना वर्ष 1943 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों ने प्रस्तुत की। गांधीवादी योजना को वर्ष 1944 में श्री मन्नारायण ने प्रस्तुत किया। 1944 में एम एन राय ने जन योजना निर्मित किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा जो बॉम्बे प्लान था इसकी शुरुआत कब हुई, तो 1943 से। और कहाँ से किया गया, तो भाई मुंबई से किया गया था। इसके अलावा देखना योजना आयोग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इसका अध्यक्ष होता प्रधानमंत्री। 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। नियोगी समिति की सिफारिश पर यह हुआ था, ठीक है। यह एक संवैधानिकोत्तर संस्था थी, ठीक है, यानी कि गैर संवैधानिक। आगे देखना योजना आयोग समाप्त करके इसके स्थान पे क्या लाया गया, नीति आयोग लाया गया, ठीक है। ध्यान देना नीति आयोग का पूरा नाम क्या होता है, राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान होता है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये होता है नीति का पूरा नाम। योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन 1 जनवरी 2015 को कब किया गया, 1 जनवरी 2015 को किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। यह आयोग विकास प्रक्रिया में, ध्यान देना, यह आयोग विकास प्रक्रिया में रणनीतिक परामर्श देगा। इसका पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होंगे, जबकि उपाध्यक्ष एवं शासी निकाय की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी। इसके अलावा ध्यान देना अरविंद पानगड़िया जो अर्थशास्त्री हैं इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे, और प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो नरेंद्र मोदी जो कि पीएम है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, हम लोग राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी की बात कर लेते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि इसको एनडीसी शॉर्टकट में कहते हैं, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना 6 अगस्त 1952 में हुआ। यह परिषद योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं को अनुमोदित करता था, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग चर्चा कर लेते हैं पंचवर्षीय योजना की। किसकी चर्चा कर लेते हैं, पंचवर्षीय योजना की।
तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 को हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डॉमर्स मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस, ठीक है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। चौथी योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब हम लोग पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं, ध्यान देना। चलिए तो आपके सामने टेबल आ गया है, देखते हैं। तो सबसे अगर पहले की बात करते, ध्यान देना, जो पहली पंचवर्षीय योजना आई थी 1951 से 1956 में, इसमें लक्षित विकास दर यानी कि विकास का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था, 2.1% लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और कितना प्राप्त हुआ? तो 3.6%। प्राथमिक क्षेत्र की अगर बात करें तो क्या लक्ष्य रखा गया पहली योजना में? तो कृषि, सिंचाई एवं विद्युत, ठीक है, कृषि, सिंचाई एवं विद्युत पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अगर बात करोगे तो 1956 से 1961 तक चला। इसमें विकास का लक्ष्य रखा गया था 4.5%, लेकिन इसमें प्राप्ति कितना हुआ? तो लक्ष्य से कम ही हुआ, 4.2%। टारगेट क्या था? तो भारी उद्योग पे टारगेट किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1961 से 1966 तक चला। और याद रखना, इसमें विकास का लक्ष्य रखा गया था 5.6%, जबकि इसमें प्राप्त कितना हुआ? 2.8%, यानी कि बहुत ही ज़्यादा घाटा हुआ। खाद्यान्न और उद्योग पे इसमें ध्यान दिया गया, ये टारगेट बनाया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चला। और भाई विकास का लक्ष्य रखा गया था 5.7%, प्राप्त कितना हुआ? 3.3%। लक्ष्य किस पे रखा गया था? कृषि पर। पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1974 से 1979 तक चला। विकास का लक्ष्य रखा गया था 4.4%, परंतु प्राप्त कितना हुआ? 4.8%, जो कि ज़्यादा था लक्ष्य से। इसमें क्या था? निर्धनता उन्मूलन यानी कि गरीबी हटाओ और आर्थिक आत्मनिर्भरता का नारा दिया गया था। किसमें? पंचवर्षीय योजना पांचवी में। तो भाई गरीबी हटाओ का नारा किसमें दिया गया? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में। छठवीं की बात करें तो 1980 से 1985, ठीक है। और आगे अगर बात करोगे, इसमें लक्ष्य कितना रखा गया था? किसमें? तो भाई छठवें में। तो 5.2% का लक्ष्य रखा गया था और प्राप्त कितना हुआ? केवल 5.4%। कृषि और भारी उद्योग, ठीक है। तो भाई इस प्रकार हमारा दिया गया है। अगला सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चला। लक्ष्य रखा गया था 5.0% और प्राप्त कितना हुआ? 6%। ऊर्जा और खाद्यान्न पे ध्यान दिया गया था। आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1992 से 1997 तक चला। 5.6% विकास का लक्ष्य रखा गया था और 6.6% प्राप्त हुआ, ठीक है। तो लक्ष्य से ज़्यादा ही था। मानव संसाधन विकास और शिक्षा, इस पे ध्यान दिया गया। नवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1997 से 2002 और भाई 6.5% लक्ष्य रखा गया, 5.4% प्राप्त हुआ। सामाजिक न्याय पे ध्यान दिया गया इसमें। 10वीं की बात करें तो 2002 से 2007 8.1% लक्ष्य रखा गया था, 7.5% प्राप्त हुआ था। रोजगार और ऊर्जा पे ध्यान दिया गया। और 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 2007 से 2012 तक चला, ठीक है। 8% लक्ष्य रखा गया था, 7% प्राप्त हुआ। समावेशी एवं तीव्र विकास इसका लक्ष्य था। और लास्ट जो पंचवर्षीय योजना, अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चला। 8% लक्ष्य रखा गया था और इसके विकास दर अभी तो क्लियर नहीं। तो त्वरित, सतत एवं समावेशी विकास इसका लक्ष्य था। तो पांचवा वाला जरूर याद रखिएगा, ठीक है। पांचवा वाला क्या आपको याद रखना है? तो भाई पांचवा वाले पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, ठीक है। चलिए, पंचवर्षीय योजना के स्थान पर 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट को लाया गया था इसके बाद, ठीक है। चलिए अभी हम लोग आगे बात करते हैं पंचवर्षीय योजना के बाद निर्धनता उन्मूलन एवं विकास योजनाएं, ठीक है। यानी कि गरीबी हटाने के लिए क्या क्या चीज़ें चलाया गया, इसके लिए देखो कुछ पॉइंट है, आप देख लीजिए। जैसे
निर्धनता को हटाने के लिए यानी कि गरीबी को हटाने के लिए, जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना था, तो क्या क्या सरकार के द्वारा प्रयास किया गया। पहला, मिड डे मील योजना। ये कब शुरुआत किया गया, तो 1995 में। कब शुरुआत किया गया, 1995। विद्यालयों में मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना। दूसरा था स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। 1997 में इसकी आरंभ किया गया, शहरों में रोजगार के अवसर उत्पन्न कराना। अगला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, तो ये आया 1999 में। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करना। जन श्री बीमा योजना, ये आया सन 2000 में। बीमा सुविधा उपलब्ध कराना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये आया 2001 में। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। अगला है निर्मल भारत योजना, ये कब आया, 2002 में। भारत को मलिन बस्ती से मुक्त कराना। अगला है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन, तो ये आया 2005 में। शहरी निर्धनों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना। चलिए आगे बात करोगे तो भारत निर्माण योजना 2006 में आया। ग्रामीण संरचना को मजबूत बनाना इसका लक्ष्य था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2007 में आया, इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना। मनरेगा की बात करें तो 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के रूप में प्रारंभ किया गया। और 2009 में क्या किया गया, देखना, इसका नाम बदल के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। ठीक है, आगे देखना कुछ और योजना है जो कि भाई निर्धनता उन्मूलन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। जैसे अगर मनरेगा की बात करोगे तो भाई आपका है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, इसकी शुरुआत 2009-10 में हुई। 50% अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले ग्रामों का विकास करना इसका लक्ष्य था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, तो भैया ये ग्रामीण इलाकों में जच्चा बच्चा को सुविधा प्रदान करना। स्वच्छ भारत अभियान तो 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर 2019 तक प्रत्येक परिवार को संपूर्ण स्वच्छता से मुक्त कराना। ठीक है, संपूर्ण स्वच्छता से मुक्त कराना, सॉरी स्वच्छता से मतलब कवर करना। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन योजना, ये 2014 में आया। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में। अटल पेंशन योजना 2015 में। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015 में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये भी आया 2015 में। तो इसको याद रखिएगा क्या क्या है अटल पेंशन योजना में। देखना क्या है, अगर बात करोगे यहाँ पे प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो इसका उद्देश्य क्या था, वित्तीय समावेशन था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हरियाणा से शुरू हुआ गया, यानी कि बेटियों की भ्रूण हत्या पर रोक। अटल पेंशन योजना के तहत 18 से 40 उम्र के असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों श्रमिकों के लिए 60 वर्ष के उपरांत पेंशन प्रदान करना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो भैया 18 से 50 वर्ष उम्र के सभी आवेदकों को 330 वार्षिक प्रीमियम दे करके 2 लाख तक बोनस प्राप्त करना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो भैया यहाँ पे क्या 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए है। खाता धारक व्यक्ति को 12 रुपया वार्षिक प्रीमियम की मृत्यु पर या विकलांगता पर 2 लाख रुपए दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखना हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की, तो आपका कौन सा आता है, तो देखना आपका दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना तो 2015 में आया। डिजिटल इंडिया 2015 में। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में। स्टार्टअप इंडिया कब आया, 2016 में। स्टैंड अप इंडिया कब आया, 2016 में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है 2016 में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को। बाकी ये जो इसका एक्सप्लेन है ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, PDF डाल दिया जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिएगा आपका क्या है, तो आपका है एक है स्वयं। ये स्वयं की शुरुआत हुई 2016 में। ठीक है, नागरिकों को वाहन करने योग्य एवं गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क में देना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 में। शादी शगुन योजना 2017 में। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 2017 में। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना 2017 में।
और राष्ट्रीय वयोश्री योजना कब आया? 2017 में आया था। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। हाँ, ये तो लक्ष्य आपने पढ़ ही लिया है कि भाई देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्ष्य, पहले में लक्ष्य लिखा गया था 8%, दूसरे में देखो 9%, तीसरे में 10%, उसके बाद है 4%, ठीक है, फिर उसके बाद 8%, फिर 10%, 9.8%, 8.5% हो गया, उसके बाद 11%, फिर उसके बाद 10%, उसके बाद 8। अभी हमने इसको ऊपर पढ़ा, देखना आगे। मुद्रा एवं बैंकिंग की बात कर लेते हैं। भारत का पहला बैंक क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, ठीक है। भारत का पहला बैंक क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, ठीक है। अगर इसकी बात कर लेते, किसकी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान की बात कर लेते हैं, तो याद रखिएगा इस पद्धति पर क्या हुआ, अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा 1770 में कलकत्ता में की गई इसकी स्थापना। समिति देयता यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है, ध्यान देना, के आधार पर भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक अवध कमर्शियल बैंक तथा पूर्ण स्वामित्व वाला बैंक भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना क्रमशः 1806, 1843, 1840 मिला के 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की 3, ठीक है, अंशधारियां प्रदान की गई, जिस 1 जुलाई 1995 को राष्ट्रीयकरण के बाद, जिसे 1 जुलाई 1955 के राष्ट्रीयकरण के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। और इसी में देखना आप, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि ध्यान देना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के समय 8 सहयोगी बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया था, परंतु बाद में सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र तथा स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया। भारतीय महिला बैंक की बात कर लेते हैं, तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 5 अगस्त 2013 को इसकी शुरुआत की थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। उषा अनंत सुब्रमण्यम को इसका प्रथम चेयरमैन सह प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया। वर्ष 2016 को भारतीय स्टेट बैंक के साथ इसका भी विलय की घोषणा कर दी गई थी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, ध्यान देना, स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक, स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक कौन कौन से हैं? स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक कौन कौन से हैं? चलिए इसकी बात कर लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। पहला है स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय रिजर्व बैंक की बात करते हैं, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की बात कर लेते हैं, तो ध्यान देना आरबीआई की स्थापना जो है कब किया गया, सबसे पहली बात यही याद रखिए, ठीक है। तो भाई आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से हुई थी तथा राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। रिजर्व बैंक 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50, 100, 500, 2000 के नोट को छापता है, जबकि सिक्कों का मुद्रण कौन करता है? भारतीय सरकार, ठीक है। 2 रुपये तथा उससे अधिक के नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, जबकि 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया, ठीक है, तो ये स्टार लगा लीजिएगा। 1 रुपये के नोट पे किसका होता है? तो वित्त सचिव का होता है, जबकि 2 रुपये या अधिक के नोट हैं तो उस पर किसका सिग्नेचर होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का सिग्नेचर होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो भाई आगे देखिएगा, आपको भुगतान संतुलन में सुधार हेतु रिजर्व बैंक द्वारा 19 अगस्त 1944 को रुपए को खाते चालू में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया। वर्तमान में सिक्कों के जरिए भुगतान करने एवं स्वीकार करने की अधिकतम सीमा 1000 रुपये है। भारत में वित्तीय वर्ष, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
भारत में वित्तीय वर्ष जो माना जाता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च माना जाता है। कब? 1 अप्रैल से 31 मार्च माना जाता है। अप्रैल 2015 में भारतीय रिजर्व बैंक ने दो नए निजी बैंक को बंधन फाइनेंशियल सर्विस के रूप में बंधन बैंक और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी के IDFC को परिचालन लाइसेंस प्रदान किया था। ठीक है, चलिए आगे देखना, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं, यानी कि RBI के कार्य क्या क्या प्रमुख। तो सरकार का बैंकर है, बैंकों का बैंक है, साख नियंत्रण है, नोट निर्गमन है और विदेशी विनिमय नियंत्रण है, इनका काम होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार की बात कर लेते हैं। ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार की बात कर लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए क्या है बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार। तो इसमें बात करोगे तो 50 करोड़ से अधिक जमा पूंजी वाले 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण है 19 जुलाई 1969 को किया गया। दूसरा पॉइंट देखना, 15 अप्रैल 1980 को 200 करोड़ से अधिक जमा पूंजी वाले 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तीसरा फैक्ट है, न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में 4 सितंबर 1993 को किया गया। अप्रैल 2005 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया यानी कि IDBI को अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की श्रेणी में पंजीकृत किया गया। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 19 है। भारतीय रुपए का प्रतीक क्या है? इस तरीके से है। मुंबई IIT के पोस्ट ग्रेजुएट उदय कुमार ने इसको डिजाइन किया था। विदेशों में सर्वाधिक कार्यालय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है, 59 कार्यालय। गोपीनाथ समिति का गठन लघु बचत कोष की समीक्षा करने के लिए, नरसिम्हन समिति का गठन बैंकिंग सुधारी के लिए किया गया था। बैंकिंग लोकापाल योजना की शुरुआत 14 जून 1995 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किया था। इसके अलावा भारतीय सरकार ने भारत सरकार की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हिस्सेदारी 59.73% है। पंजाब एवं सिंध बैंक तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में भारत सरकार की हिस्सेदारी 7% है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, भारत के प्रमुख है प्रतिभूति मुद्रण केंद्र, यानी कि कहाँ कहाँ पे पैसा छपता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे पैसा छपता है भारत में। तो पहला याद रखिएगा, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। सिक्योरिटी प्रेस इंडिया ये हैदराबाद में है। करेंसी नोट प्रेस कहाँ है? तो नासिक में है। और बैंक नोट प्रेस कहाँ है? देवास में है। और सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पे है? तो याद रखिएगा होशंगाबाद में। कहाँ पे है? होशंगाबाद में। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कुछ और पॉइंट की, जैसे मुद्रा बैंक की अगर आप बात करोगे तो ध्यान देना, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, जिसका मुद्रा का पूरा नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। बैंक के जरिए सरकार वित्त संस्थाओं का पुनर्वित्तीयन करेगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अंतर्गत यह बैंक कार्य करेगा। इस व्यवस्था के तहत 3 तरह के कर्ज दिए जाएंगे। 50,000 तक के शिशु ऋण, ठीक है, 50,000 तक के शिशु ऋण, और 50,000 से 5 लाख तक किशोर ऋण, और 5 लाख से 10 लाख तक तरुण नामक ऋण उपलब्ध होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते, ध्यान देना, बीमा उद्योग की, कुछ प्रमुख बीमा उद्योग की। जैसे भारत में बीमा की शुरुआत वर्ष 1918 में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी कलकत्ता में के साथ स्थापित हुई थी। बीमा कंपनियों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण 1 सितंबर 1956 को किया गया था। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से की गई थी। बीमा क्षेत्र में सबसे पहला निवेश करने वाला बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण भारतीय बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करती है। इसके अलावा ध्यान देना, जो आपका कृषि एवं ग्रामीण विकास है,
कृषि एवं ग्रामीण विकास इस क्षेत्र हेतु वित्तीय उपलब्ध कराने वाली संस्था प्रमुख राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक है। ठीक है, जिसको नाबार्ड बोलते हैं। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये होता नाबार्ड का पूरा नाम होता है। चलिए आगे देखना, इसी में थोड़ा थोड़ा देख लेना। शेयर बाजार एवं स्टॉक, एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार मुंबई शेयर बाजार है, जिसकी स्थापना 1875 में हुई। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में है। फेरवानी समिति की अनुशंसा पर की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वर्ली में है। भारत में मान्यता प्राप्त 21 स्टॉक एक्सचेंज है। कितने हैं? 21 स्टॉक एक्सचेंज है। इसके अलावा ध्यान देना, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाली संस्था है। इसकी स्थापना S.A. दवे समिति की संतुष्टि पर 12 अप्रैल 1988 में हुआ था। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का राष्ट्रीय सूचकांक 100 शेयरों तथा संवेदी शेयर सूचकांक 13 शेयरों का है, याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग राजस्व की बात करें। किसकी बात कर लेते हैं? राजस्व में। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, 2-3 पॉइंट देख लीजिए। इसमें राजस्व में देखना, अगर इसकी बात करोगे तो जो भैया आपका बजट है ना, ये बजट है। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द के बजट से हुआ है, जो साधारणतया धन के आय एवं व्यय की सूची को रखते हैं। यह कहते हैं सामान्यतः बजट व्यष्टि अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। ठीक है, भारत का प्रथम बजट 13 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। भारत में रेल बजट अलग से प्रस्तुत करने की व्यवस्था 1921 में एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर की गई थी, जो अब यथावत चल रही है। बजट पर मतदान की प्रणाली वर्ष 1935 में हुई थी। भारत देखो, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट R.K. शनमुखम शेट्टी ने प्रस्तुत किया था। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे। और 14वें वित्त आयोग में कौन है? Y.V. रेड्डी है। भारत में सबसे अधिक बार पेश करने का श्रेय, ठीक है, भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने का श्रेय मोरारजी देसाई को जाता। कितनी बार पेश किया? तो भाई इन्होंने 8 बार पेश किया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर और राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर की। चलिए इसकी बात करते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग कुछ केंद्र सरकार की योजनाओं की बात कर लेते हैं। जैसे केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष योजना कौन कौन सी है और राज्य सरकार की प्रत्यक्ष योजना कौन कौन सी है। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो ध्यान देना, अगर केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष योजना की बात करोगे, प्रत्यक्ष कर की बात करोगे, यानी कि डायरेक्ट टैक्स कौन कौन सा, जैसे आयकर, धन कर, व्यय कर, निगम कर, और फिर हो गया एक्साइज ड्यूटी, और हो गया उपहार कर। ये सभी कर कैसे हैं? प्रत्यक्ष कर है। और कैसा है? केंद्र सरकार का। राज्य सरकार के प्रमुख प्रत्यक्ष कर की अगर बात करोगे तो कौन कौन सा है? तो याद रखिएगा, राज्य सरकार के प्रमुख प्रत्यक्ष कर जैसे भू राजस्व कर, कृषि आय कर, रोजगारों पर कर और होटल प्राप्तियों पर कर। इसके अलावा कौन सा है? व्यवसाय कर है। तो ये है राज्य सरकार के प्रमुख प्रत्यक्ष कर। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग अप्रत्यक्ष करों की बात कर लेते हैं। ध्यान देना, अगर आप बात करोगे केंद्र सरकार के परोक्ष कर यानी कि अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से, तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा शुल्क और केंद्रीय बिक्री शुल्क, ये क्या है? केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। इसके अलावा अगर राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर की बात करोगे तो बिक्री कर, वाहन कर, विज्ञापन कर, कच्चे जूट पर कर, स्टाम्प और पंजीयन शुल्क हो गया, राज्य उत्पाद शुल्क, प्रवेश कर, शिक्षा उपकर और विद्युत कर है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बता देते हैं। ध्यान देना, डीजल एवं पेट्रोल पर बिक्री कर। ठीक है, डीजल एवं पेट्रोल पर बिक्री कर। अगर इसकी बात करोगे तो रंगराजन समिति इन्होंने बताया, बचत एवं निवेश, राजचलया समिति, कर सुधार से रिलेटेड, केलकर समिति, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर। रंगराजन समिति की बात करोगे तो सार्वजनिक व्यय।
इसके अलावा तारापोर समिति तो रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता से रिलेटेड है। वाई वी रेड्डी की बात करोगे तो लघु बचत सुधार। मालेगाम समिति की बात करोगे तो सार्वजनिक निर्गत की, ठीक है। आगे अगर आप बात करोगे, ध्यान देना, व्यवसाय समिति कौन सी है? व्यवसाय समिति है। तो चलिए, व्यवसाय समिति में अगर आप बात करोगे तो इनका जो रिलेशन है ये ग्रामीण साख से है। किससे है? ग्रामीण साख से है। चलिए आगे बात करते हैं। भारत में जीएसटी की अगर बात करते हैं, ठीक है, किसका प्रारंभ? जीएसटी की बात कर लेते हैं। जैसे देखिए 30 जून 2017 को मध्य रात्रि को संसद में आयोजित ऐतिहासिक सत्र में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी, पूरा नाम होता गुड्स एंड सर्विस टैक्स, पूरे भारत में जो है कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को। पहला कौन सा राज्य था? असम, ठीक है। और भारत में जो लागू हुआ वो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित था। विश्व में सबसे पहले कहाँ पे लगा? तो फ्रांस में लगा, 1954 में लगा। और जीएसटी लागू करने वाला भारत कौन सा देश है? तो भाई 161वां देश है भारत, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा, उद्योग में अगर बात करें तो जैसे याद रखना, देश का पहला लौह इस्पात उद्योग कारखाना कुल्टी पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया, ठीक है। इसके अलावा साकची नामक स्थान पर जमशेदपुर टाटा, ठीक है, जमशेद जी टाटा द्वारा स्थापित किया गया, क्या? तत्कालिक बिहार राज्य में स्वर्णरेखा नदी पर। इसके अलावा देखना नौ नौ दी की, ठीक है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नई औद्योगिक नीति कब लाई गई? 24 जुलाई 1991 में लाई गई, ठीक है। चलिए आगे देखना, लघु उद्योगों के विकास के लिए आबिद हुसैन समिति का गठन किया गया। हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए तो मीरा सेठ समिति। और देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ पे किया गया? तो तिरुपुर में किया गया, ठीक है। कहाँ पे किया गया? तिरुपुर में किया गया। चलिए कुछ हम लोग बात कर लेते हैं, क्रांतियों की बात कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछा जाता है। देखिए चलिए कुछ क्रांतियां, जैसे देखना, एक दिया यहाँ पे आपका, दिया है सदाबहार क्रांति। कौन सी दिया है? सदाबहार क्रांति के माध्यम से जैविक कृषि से बीज एवं कृषि उत्पादन में वृद्धि का विचार विख्यात कृषि विज्ञानी एम.एस. स्वामीनाथन ने किया, ठीक है। तो अब देखना, अगर हरित क्रांति के जनक बात करें विश्व में तो डॉक्टर जॉन बोरलॉग हैं, ठीक है, बोरलॉग को माना जाता है। और भारत में हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। देखना पीली क्रांति रिलेटेड किससे है? तो भैया पीली क्रांति किससे रिलेटेड है? तो याद रखिएगा, पीली क्रांति का जो संबंध है वो तिलहन उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली के उत्पादन। और ग्रे क्रांति का संबंध है उर्वरक के उत्पादन से। चलिए आगे कुछ और क्रांति हैं, जैसे देखना, सुनहरी क्रांति का संबंध है बागवानी उत्पादन। सिल्वर क्रांति अंडा एवं पोल्ट्री उत्पादन। भूरी क्रांति है कोकोआ उत्पादन। इंद्रधनुषी क्रांति है समग्र कृषि उत्पादन। इसके अलावा काली क्रांति है पेट्रोलियम में। लाल क्रांति है मांस एवं टमाटर उत्पादन में। चलिए कुछ तिरंगी क्रांति की बात कर लेते हैं, जैसे देखना, पहला आपका कौन सा? केसर क्रांति। कौन सी है? केसर ऊर्जा क्रांति, ये रिलेटेड है सौर ऊर्जा से। श्वेत क्रांति पशु कल्याण एवं अनाज, ठीक है, और दूध से भी रिलेटेड है। नीली क्रांति तो मछुआरों के कल्याण से, ये तिरंगी क्रांति, ठीक है। और द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे था? तो दाल एवं जैविक कृषि से, ठीक है। चलिए इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं, ध्यान देना, कृषि साख, यानी कि कृषि को अगर भाई किसानों को लोन लेना तो क्या? तो ध्यान देना, केंद्र सरकार द्वारा तय की गई नीति के अनुसार निजी एवं सार्वजनिक दोनों प्रकार के बैंकों को अपने कुल ऋणों का 40% प्राथमिक क्षेत्रों को उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसीलिए ध्यान देना, किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी, क्या? केसीसी का प्रारंभ 1998 में वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए शुरुआत किया गया था, ठीक है। इसके अलावा देखना, कुछ आगे और बात करोगे तो जैसे नाबार्ड है, नाबार्ड भी याद रखिएगा। नाबार्ड की बात करोगे तो पूरा नाम होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1962 में हुई। 100 करोड़ की चुकता पूंजी के साथ की गई थी। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो याद रखिएगा मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ प्रमुख चीज़ों की बात कर लेते हैं, जैसे ध्यान देना, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई सर्वाधिक जैसे जनसंख्या वाला, ठीक है,
चलिए इसको भी कर देते हैं। जीएसटी तो आपने देख ही लिया, ठीक है। जीएसटी के बाद चलो दुग्ध विकास देख लेते थोड़ा सा। चलिए दुग्ध की विकास के बारे में देखना, चलो इसकी भी बात कर लेते हैं। देखना इसको याद रखना, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार जैसे सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश, जैसे उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे, दूसरे पे महाराष्ट्र। सर्वाधिक वृद्धि वाला तो भाई दादरा नगर हवेली एवं दमन दीप था, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात कौन सा? केरल। दूसरे नंबर पे क्या था? पुदुचेरी था 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। इसके बाद सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार कौन था? केरल। दूसरे नंबर पे मिजोरम। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला तो भाई उत्तरी पूर्वी दिल्ली और तमिलनाडु चेन्नई। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला तो लक्षद्वीप और दादरा नगर हवेली। आगे बात करोगे न्यूनतम वृद्धि वाला कौन सा था? तो नागालैंड और केरल। न्यूनतम लिंगानुपात वाला दमन दीव और दादरा नगर हवेली। न्यूनतम साक्षरता वाला तो बिहार है और अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे। इसके बाद देखना न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन कौन सा है? तो दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश और दूसरे नंबर पे संबा घाटी और जम्मू कश्मीर है, ठीक है। कौन सा है? जम्मू कश्मीर। चलिए आगे थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं दुग्ध विकास पे, ठीक है। किसकी? दुग्ध विकास पे। चलिए हाँ, आपने पढ़ा कि भाई जो भारत में जीएसटी है 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। और जीएसटी में याद रखिएगा जो दर है ना 5 प्रकार का है। देखना 0%, 0%, 5%, 12%, 18% और 28। तो 0, ठीक है, 5, 12, 18 और 28 इतना परसेंट जीएसटी की जो स्लैब टैक्स दर है, ठीक है, रेट है कितना? 0, 5, 12, 18 और 28%। याद रखिएगा पेट्रोल हो गया, इसके अलावा जो है शिक्षा हो गया, ये सभी क्या है? जीएसटी से बाहर रखे गए हैं, ठीक है। और भी चीज़ें हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। हाँ, दुग्ध विकास। देखना दुग्ध विकास की अगर बात करोगे आप तो भाई राज्य में गोवंशी एवं महिषवंशी पशुओं के विकास की व्यापक संभावनाएं। इस ध्यान देना गोवंश एवं महिषवंश यानी कि गाय पालक और भैंस पालन, पशुओं का दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, कृषि कार्यों एवं उत्तम बैलों का उत्पादन एवं भारतीय मूल के गोवंशी या महिषवंशी प्रजातियों का संरक्षण राज्य पशु प्रजनन नीति का प्रमुख उद्देश्य है। इस नीति में आगामी 25 वर्षों में उन्नत प्रजनन आच्छादन को 23.5% से बढ़ाकर 50% करना था, ठीक है। याद रखिएगा जैसे रेबीज हो गया, स्वाइन फीवर हो गया, टीबी हो गया, ब्रूसोलोसिस हो गया और पुलोरम हो गया आदि प्रमुख 10 बीमारियों पर नियंत्रण हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। रिंडर पेस्ट नामक बीमारी प्रदेश में समाप्त हो चुकी है, जबकि खुरपका मुंहपका बीमारी पर नियंत्रण हेतु टीका अभियान चलाया जा रहा है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसको भी आपको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके अलावा एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, क्या याद रखना है? ध्यान देना, राज्य दुग्ध परिषद, ठीक है, राज्य दुग्ध परिषद, ये आपको याद रखना है। राज्य दुग्ध परिषद की अगर स्थापना की बात करें तो भैया 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी, ठीक है। बाकी आपका पीडीएफ डाल दिया जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम पे। आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करके इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। जो पीईटी के सिलेबस के अनुसार इम्पोर्टेंट था उसको हमने कवर कर लिया है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में पढ़ने के लिए तो बहुत सारा है, आप इसको पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। तो भाई स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।